हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रविंद्र की पाठशाला पे। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे मैं लेकर आ गया हूं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन से बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे पूरे का पूरे सब्जेक्ट, तो घबराइए नहीं, आराम से इसको कीजिए प्रैक्टिस। गारंटी है कि इससे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, घबराना नहीं है। इतना तो पहले आप कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट 1 में जब स्टार्ट होगा तो पहले हिंदी और इंग्लिश आएगा। हिंदी इंग्लिश को मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि हिंदी इंग्लिश का ऑलरेडी क्लास बिहार सिविल कोड प्योन के लिए चल रही है। यदि आप वो भी कर लेंगे ना तो ये हिंदी इंग्लिश का बेरा आपका पार लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से लग जाएगा। और हिंदी इंग्लिश के बाद आता है सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये तीनों पढ़ाएंगे आपको सुबोध सर। सुबोध सर को पढ़ाने से पहले मैं ही आपको पहले मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप सुबोध सर से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे आपको एकदम बारीकी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से, क्योंकि जीके जैसा बाद में पढ़ लीजिएगा, सुबोध सर से घबराइए नहीं, क्योंकि मैथ शुरुआत में पढ़ लीजिएगा, माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बाद में आपको बोरिंग लगेगा मैथ पढ़ने में। पहले मैथ पढ़ लीजिए। मैथ का प्रश्न स्टार्ट होता है 91 से। प्रश्न संख्या 91 में दिया गया है, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स बराबर 6:7:8 एवं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 है तो z का मान बताना है। सो इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पे जो आपको दिया गया है x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात जेड प्लस एक्स, मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिखित रूप में समझ लीजिए। अनुपात में दिया गया है 6:7:8। आप सभी को पता है कि जो भी अनुपात में दिया गया होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक्स लगा लेते हैं, और एक्स की जगह पे आप चाहे तो ABCD कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स आ चुका है तो हम एक्स नहीं लगाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन एक्स को हम कहाँ रखे हैं। तो एक्स को मिटा करके हम लगा लेते हैं ए, ठीक ना। ए लगा लीजिए चाहे के लगा लीजिए, कुछ भी मन है तो के लगा लीजिए, 6 के 7 के और 8 के। और यह भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14। तो आपको करना क्या है कि ये जो रेशियो में x प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे ऊपर वाला को तो डबल एक्स डबल वाई और डबल जेड मिलेगा। यानी कि अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2z, उसमें से यदि आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। और जब ऊपर वाला को जोड़े हैं तो इसके सामने जो रेशियो इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। जब इसको जोड़िएगा तो 6 7 13 8 21 के हो जाएगा, तो ये बराबर में हो जाएगा 21 के। उम्मीद इतना बात समझ गए होंगे। रेशियो को जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे तो डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई जेड बच जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 21 के हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया, ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान है 14 दिया गया, 14 ले लेंगे, बराबर 21 के आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, कटिंग कुटिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। 7 के पहाड़ा में 2, 7 के पहाड़ा में 3। अगर हम के को इधर ही रहने देते हैं और इस 3 को इधर ले आते हैं तो के बराबर इधर 2 दूना 4/3 बराबर के, मतलब यह हो गया आपका के का मान। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए जेड का मान। तो देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो जेड का मान निकालने के लिए ये जो मान दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 14। x प्लस वाई का मान यदि आपको पता चल जाए तो z का मान आ जाएगा उधर घटा करके। तो x प्लस वाई इसका जो मान है 6k है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 6k प्लस z बराबर 14। और k का मान तो आप अभी निकाले हैं, तो 6 गुने 4 बटा जब आप 3 करेंगे तो 3 दूना 6 कटेगा, यह कितना हो जाएगा 8। 8 प्लस z बराबर 14। तो क्या इस 8 को उधर ले जाकर आप घटा नहीं सकते हैं? जब घटा लेंगे तो 6 नहीं आ जाएगा, जब 6 आ जाएगा तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब ये प्रश्न का सॉल्यूशन यदि आप बुक में देखेंगे तो बहुत भयंकर दिया गया है, क्योंकि वहां पे खुद से आपको समझना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ईजी सॉल्यूशन है इसका, आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पहले करना क्या होता है कि जो दिया गया है ए का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया है √3/2, और आपको निकालना है √1 + a और 1 - a। तो हम ऐसा करते हैं ना कि 1 + a का मान एक बार निकाल लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं 1 + a का मान निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस यहां से अगर हम 1 + a का मान निकालने के लिए चले तो 1 + a का मान √3/2। अगर आप ध्यान देंगे तो बाई 1 कर सकते हैं, और जैसे ही बाई 1 करेंगे तो 2 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 2 + √3। इसी प्रकार से अगर माइनस करते तो 2 - √3 होता। अब यहां ध्यान देंगे तो ये जो रूट अंडर में जाएगा जिस टाइम, तो ऊपर वाला देखिए जब भी कोई रूट अंडर में है तो समझिए कि उसका a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ के उसको रूट से बाहर करना होता है। तो a + b के होल स्क्वायर पे कोई तभी टूटता है जब ये √3 वाला के पीछे 2 होगा तब। तो क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2/2 से, मतलब एक से मल्टीप्लाई करना तो गुना नहीं है,
तो ऊपर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 दूना 4 प्लस में 2√3 हो जाएगा। अब बट्टा में ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये 4 प्लस 2√3 को हम क्या कर सकते हैं, ये √3 के बदला में हम बाहर निकालते हैं 3 गुणे 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि यह जो बैठ रहा है √3 + 1 के होल स्क्वायर पे, इसको हम बोल सकते हैं। और ये 4 को हम बोल सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप कहेंगे कि सर स्क्वायर दोनों पे है तो ऐसा कीजिए कि √3 + 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये लिख दिए। अब इतना ही काम यदि हम 1 - a करते, यदि इतना ही काम हम 1 - a के साथ करते 1 - √3/2 तो ये भी देता आपको कितना, √3 - 1 / 2 का होल स्क्वायर। ये भी आपको इतना ही देता, ऐसे ही करके a - b के होल स्क्वायर पे। अब आपको निकालना है √1 + a और प्लस √1 - a। अब ध्यान से अगर देखिएगा बराबर व्हाट है, 1 + a का मान आपने अभी जस्ट निकाला इतना, तो क्या इसको हम √1 + a का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। अब आप सभी को पता है कि स्क्वायर रहता है तो ये रूट कट जाता है, ठीक है। जब ये रूट कट जाएगा तो ध्यान दीजिए यह बचेगा √3 + 1/2, √, कितना बचेगा ये √3 + 1/2 प्लस में यह बचेगा √3 - 1/2। अब यहां से 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ऊपर वाला जैसे का तैसे उतार देना है ना, जैसे का तैसे, क्योंकि एलसीएम सेम आया है। अब यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो बराबर कीजिएगा और ये -1 से ये +1 कट जाएगा तो बच जाएगा √3 और √3 जिसको हम बोलेंगे 2√3 और डिवाइड में पहले से 2 है, 2 से 2 गायब हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर √3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन 4। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। जब रूट अंडर में रूट वाला भी लिखा जाए तो समझ जाइए कि वह a + b या a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तब जाके वो रूट से बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है। ध्यान देंगे कि पैटर्न चेंज हुआ है तो प्रश्न भी चेंज होगा और पहले से कुछ ज्यादा ही बेटर प्रश्न आएगा सभी चैप्टर से। तो बेटर प्रश्न बनाते और समझते चलिए, इजी प्रश्न पढ़ने से कहीं फायदा नहीं होगा, सिर्फ आप सीख सकते हैं, मजा ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर नहीं आएगा तो मजा लेने से दुनिया तो नहीं चलेगा ना, आपका काम ही बिगड़ जाएगा। तो ये सब टफ प्रश्न है और ये बेस्ट बुक है, तभी तो आपकी एग्जाम निकलेगी ना। अब कोई बुक में इजी प्रश्न है जो आपसे बन जाएगा लेकिन वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा। तो ऐसे प्रश्न पढ़िए जो आपके एग्जाम में काम आए। प्रश्न लिखा गया है कि ए बी एवं सी का औसत 11 है। अच्छा, आप सभी को पता है कि यदि मेरा क्लास आप करते होंगे तो जब भी औसत दिया गया होता है तो उसका हम डायरेक्ट योगफल लिख सकते हैं। जैसे ए बी और सी का औसत 11 है, a + b + c बराबर 11 × 3। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या की बात किया है, 33 हो जाएगा। तो अगर आप इतना बात समझते हैं तो डायरेक्ट लिखते हुए चलिए कि a + b + c औसत 11 है और 3 संख्या है, 11 × 3, 11 × 3 कर देंगे यानी डायरेक्ट आ जाएगा कितना 33। ये आ गया, ये लाइन हम समझने के लिए लिख दी है। आगे लिखा गया कि सी डी एवं ई का औसत 17 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी + डी + ई। औसत 17 है, गुना किससे कर देंगे 3 से, क्या कि 3 संख्या है, 17 3 कितना हो जाएगा 51, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ई एवं एफ का औसत 22 है, तो ई प्लस आप लिखेंगे एफ, 22 है तो 22 गुने, यहाँ पे 2 ही संख्या है तो 2 लिखेगा, 22 दूना 44। फिर आगे दिया गया है कि ई एवं सी का औसत 17 है, ई प्लस लिखेगा सी और औसत 17 गुने कितना हो जाएगा 2, मतलब 34। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन 3 मानिए, इक्वेशन 4 मानिए, ठीक ना। अब आपको निकालना है ए बी सी डी ई एवं एफ का औसत। तो औसत निकालने से पहले उसका योगफल पता होना चाहिए, तभी तो जितना संख्या का औसत निकालना है उतना से डिवाइड करेंगे। योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए ए + b + c है, इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो डबल सी हो जाएगा, डी और ई हो जाएगा, तो हमको एक सी घटाना पड़ेगा। तो एक सी घटाना पड़ेगा, देखिए ये दोनों के यदि आप जोड़ते हैं तो a + b + डबल सी डी और ई आ जाएगा। अब सी हमें घटाना है, इसका यह मतलब हुआ कि हमको ये इक्वेशन घटाना पड़ेगा, तभी तो सी से सी कट जाएगा। तो फाइनली फिर इसको आप जोड़िएगा सी कटने के बाद, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो ई इसमें एक है और इसमें एक है, तो ये वाला ई कटना चाहिए, तो फिर इसको घटाना पड़ेगा। मतलब फाइनली मेरा कहने का मतलब है ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, मतलब आप कर दीजिए 1 + 2 + इक्वेशन 1 + 2 + इक्वेशन 3,
और इसमें से आप माइनस कर दीजिए इक्वेशन 4। अब ये सभी को जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए जोड़ेंगे कैसे, सबको जोड़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वेशन 1, इधर को जोड़ेंगे तो प्लस फिर से c प्लस डी प्लस ई, और फिर से इसको जोड़ेंगे तो प्लस ई प्लस एफ, और इसमें से हमको घटा देना है ये। अब ये घटाएंगे तो माइनस ई हो जाएगा और माइनस ई हो जाएगा। इतना ही काम हम RHS में भी करेंगे। 33 प्लस 51 प्लस 44 माइनस 34। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि ये माइनस ई से प्लस ई गायब और माइनस सी से ये प्लस सी गायब, तो यहाँ पे आपको बचा ए बी सी डी ई और एफ। तो हमको यही तो चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही चाहिए था। और इधर क्या करना है कि 44 में से 34 घटाइएगा तो 10 प्लस में बचेगा, और 51 में 10 जोड़ेंगे तो 61। 61 और 33 हो जाता है कितना, 61 3 64 और 30 94, तो ये हो जाता है 94। तो यहाँ लिख दे 94। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर आप सभी को पता है ये 6 संख्या है यहाँ से यहाँ तक, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 94 डिवाइड 6, 94 का अधिया करेंगे 47 डिवाइड 3, यही ना। अब ऑप्शन से पकड़ लीजिए ना कि किसको तोड़ेंगे तो 47/3 आ जाएगा। 15 तिहाई 45 और 2 47/3 आ जाता है ये, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। हो गया, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आराम समझिए, हड़बड़ाइए नहीं, जितना हड़बड़ाएंगे उतना गड़बड़ाएंगे, इसलिए हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है। ये जो प्रश्न दिया गया है टाइम एंड वर्क का है, देखकर आप घबरा गए होंगे कि सर इतना बड़ा लिखा हुआ है कैसे बनेगा। घबराइए नहीं, समझ जाएंगे तो सेकंड में बना लेंगे। प्रश्न लिखा गया है कि 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में करके 1600 रुपया पाते हैं। मतलब 6 पुरुष काम करना स्टार्ट किया, उसके साथ 6 महिला स्टार्ट किया, लगातार 5 दिन काम करेगा, 1600 रुपया उसको मिल जाएगा। 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं अगर वही काम 6 दिन में करेगा तो 1740 मिलेगा। कितने दिन में 7 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को 3760 रुपया पाकर पूरा कर सकते हैं। मतलब उसको यदि 3760 दे दिया जाए और 7 पुरुष आएगा काम करने के लिए, 6 महिलाएं आएगी, तो कितना दिन तक काम चलेगा। तो सबसे पहला बात है कि एक दिन में ये 7 पुरुष और 6 महिलाएं कितना रुपया लेती है, ये निकाल करके 3760 में डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये निकलेगा कैसे, तो ये तब निकलेगा जब हमको एक पुरुष का पता चल जाएगा कि एक पुरुष एक दिन का कितना रुपया लेता है और एक महिलाएं एक दिन का कितना रुपया लेती है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि मजदूरी में अगर मान लेते हैं, मजदूरी सपोज दैट कि अगर मजदूरी मान लेते हैं, क्या मजदूरी मान लेते हैं कि महिला की मजदूरी मान लेते हैं कि रुपया एम है, एम से महिला हो जाएगा, और पुरुष की मजदूरी मान लेते हैं कि रुपया पी है। यह सब प्रतिदिन का बात है, प्रतिदिन। अगर आप इतना बात समझ रहे हैं मन ही मन, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 पुरुष है तो एक दिन में 4 पी रुपया लेगा। 4 पुरुष काम कर रहा है, एक पुरुष पी रुपया ले रहा है, तो 4 पुरुष 4 पी लेगा रुपया। 6 महिलाएं हैं तो 6 एम रुपया लेगा, और ये लगातार मिलकर यदि काम को 5 दिन तक करे तो कितना पैसा लेगा, 1600। ये बराबर कर देंगे। अब यहां से आप 5 से डिवाइड अगर कर लेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करने पर यह कितना आएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, 320। अब यहां से देखिएगा तो 2 भी कॉमन मिलेगा। जब 2 से सबको काटेंगे आप तो 2p प्लस में 3m बराबर 2 के पहाड़ा में 160। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगला बार 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं, तो एक पुरुष एक दिन में p रुपया लेती है, तो 3 पुरुष 3p रुपया लेगा, और 7 महिलाएं हैं तो 7m रुपया लेगी। और यह काम कितना दिन तक चलेगी, 6 दिन तक, तब जाके इसको पैसा मिलेगा कितना, 1740। ये बीच में बराबर का चिन्ह है तो 6 के पारा में ये काट सकते हैं। 6 के पारा में इसको काटिएगा तो 6 दूना 12 बच गया, 5 4 6 9 54, ये 0 ऐसे कट गया। अब ये 3p 7m या 290, ये किसी की टेबल में कट नहीं रहा है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 3p प्लस में 7m बराबर 290। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप p और m का मान निकाल लीजिएगा। जब इसको आप बराबर करेंगे तो जैसे ही बराबर करेंगे 3p है और ये 2p है, तो आप ऐसा कीजिए कि p वाला को बराबर कर लीजिए। ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6p बन जाएगा, और ये 3p है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, 6p बन जाएगा। जब इक्वेशन को बराबर करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 3 से करना होगा और इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। ये बराबर करेंगे एक को तो 3 दूना 6p प्लस में 3 तिहाई 9m बराबर 16 तिहाई 48 480। इसको बराबर कीजिएगा तो 2 तिहाई 6p प्लस में 7 दूना 14m बराबर में 29 दूना 58 580। जब घटाएंगे आप तो क्या पाएंगे कि ये कट गया,
-5m बराबर बचा 100 माइनस में, और यहाँ से m का मान आप निकाल लीजिएगा। माइनस से माइनस काटिए, 5 के पहाड़ा में 20 बार कटेगा, तो m का मान 20, मतलब महिला की मजदूरी एक दिन का 20 रुपया। कितना रुपया है? 20 रुपया। अब इस मान को आप कहीं भी पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 या 2 में, तो किसका मान आ जाएगा? P का मान आ जाएगा। यदि इसमें पुट कर देते m का मान, तो 3 गुने m, यानी कि 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। 20 तिहाई 60, ये 60 इधर आ जाएगा, तो 100 बच जाएगा। 2p बराबर 100, तो p बराबर कितना आ जाएगा? 50, यानी कि पुरुष की मजदूरी है ₹50। क्या इतना बात आप समझ पाए? अगर आप इतना बात समझ गए तो इसको आप रख करके चेक कर लीजिए। जैसे ही आप रखिए कि सेटिस्फाइड कर जाएगा। 3 गुने m, तो 3 गुने 20, 60 हो गया। 2p 2 गुने 50, 100, 100 प्लस 60, 160 हो जाता है, तो हो जाता है, मतलब बात सही है। अब बात सही है तो बस आंसर निकल गया। 7 पुरुष एवं 6 महिलाएं मिलकर काम कर रहा है, तो 7 पुरुष है और प्लस में 6 महिलाएं हैं, तो 7 पुरुष का एक दिन का रेट कितना होगा? 50 के हिसाब से 7 गुने 50, 350 रुपया, और एक महिला की एक दिन की मजदूरी 20 रुपया है, तो 120 रुपया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके 6 से जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 470। अब उसको पैसा देना है, दिया है 3760, तो कितना दिन तक काम करेगा सब मिलके? तो अगर दिन की बात करें कितना दिन तक काम करेगा, तो 3760 रुपया दिया है, ये मिलकर अगर कर रहा है तो एक दिन में 470 रुपया ही कमा पा रहा है, तो 470 से कर देंगे डिवाइड, ये 0 से 0 कट जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ये 47 के पारा में 8 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि अंतिम में 6 बार है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 47 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 56 हासिल 5, 8 से 32, 5 37 कट जाता है, यानी कि यह कट जाएगा 8 मरतबे, मतलब 8 दिन तक काम चलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 8 दिन, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। बोलिए कि सर इतना लंबा प्रश्न, देखिए शॉर्टकट में बनाने का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट P और M का मान निकाल देते हैं, डायरेक्ट मुझवानी। आपको बोलते हैं ऐसे से करना है, ऐसे से करना है, P का मान ये आ जाएगा, M का मान ये आ जाएगा, लेकिन आप वहां पे समझ नहीं पाते। जब आप समझ जाएंगे तो उतना काम आप खुद कर लेंगे मन ही मन। क्या गलती बात? अगर आपको लगे कि सर हमसे मन ही मन नहीं होगा तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा सभी क्वेश्चन को डबल बना के, मतलब एक बार लिखित रूप में, एक बार मुझवानी रूप में, एकदम आप सेकंडों में कर पाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे खास बात है समझना, समझ जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं समझेंगे सिर्फ आंसर आपको पता रहेगा तो क्या सेम टू सेम प्रश्न आएगा। अगर बदल के आ गया डाटा तो क्या करेंगे? गड़बड़ा जाएंगे। तो आंसर याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। मात्र 10 प्रश्न ही दिया गया है, मैथ का 10 प्रश्न ही पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 95 में क्या कहता है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन बताना है। तो घन मतलब जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ये सभी भुजा आपस में बराबर हो। जब सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो ये घन हो जाएगा। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने, क्योंकि 6 फलक होता है, चारों तरफ से 4 और 2 गो ऊपर नीचे 6 गो, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये दिया गया 864। जब आप ये 6 से काटेंगे इसको, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है तो काट सकते हैं, 6 एकम 6 बच गया, 2 6, 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, भुजा के होल स्क्वायर बराबर आ गया 144। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर चढ़ा लेंगे, यानी कि भुजा का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा? 144 के बदले में बाहर 12 आ जाएगा। अब बताना है आपको आयतन, तो सभी को पता होना चाहिए कि इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होता है क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि भुजा का होल क्यूब। तो भुजा का होल क्यूब होता है, तो आप हमें बताइए ना कि 12 का यदि होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आंसर? बोलेगा सर 1728। मार दिया आंसर, क्योंकि आपको ये बात पता है। अगर पता ना होता तो 12 गुने 12 गुने 12 करते तो वह लॉन्ग लगता, लेकिन आपको पता है, आप पढ़े हुए पहले से क्यों, तो बता दिए 1728, नहीं तो आप पुनः करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए डियर, ये प्रश्न संख्या 96 क्या दिया गया है? दिया गया है कि विक्रय कर सहित, ये कर का मतलब आप कर नहीं समझेंगे, ये जो कर है ना इसका मतलब समझिए टैक्स। ये हिंदी में कर बोला जाता है, इंग्लिश में टैक्स। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। विक्रय टैक्स सहित मतलब टैक्स सहित किसी चीज को जब हम बेचेंगे तो 1232 रुपया में बिकेगा। विक्रय कर का दर मतलब टैक्स जो है 10% है। टैक्स कितना है? टैक्स है 10%। अगर दुकानदार ने 12% की लाभ कमाया तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो जो टैक्स वाला प्रश्न होता है वो कुछ अलग ही ढंग से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में। जरा अच्छा समझिए, कोई भारी बात नहीं, इजी है, समझ जाएंगे। हम यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पे बताना है वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी। तो हम मान के चलते हैं कि लेट सीपी बराबर 100x, लेट सीपी बराबर 100x। और यह भी दिया गया कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंट है दुकानदार का 12%। तो आप हम ये बताइए कि 100x अगर वस्तु का दाम है
12% का यदि प्रॉफिट लेगा तो दुकानदार बेचना कितना में चाहेगा, तो दुकानदार बेचना चाहेगा 100x का 12% प्रॉफिट लेगा, यानी कि 12x प्रॉफिट लेगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार बेचना चाहेगा उसको 112x में, क्योंकि उसका दाम 100x है, उसको चाहिए 12% प्रॉफिट। पहले दुकानदार से फट जाएगी, बाद में टैक्स दीजिएगा। दुकानदार 12% प्रॉफिट चाहेगा तो दुकानदार आपको देगा 112x में। अब टैक्स कहां पे लगाएगा, तो जो कैलकुलेट करके मूल्य आ जाएगा कि हमें अब इतना बच जाएगा, तब उस पे लगाएगा वह टैक्स। यानी कि अब लगाएगा सेलिंग प्राइस पर टैक्स परसेंट, क्योंकि उसको तो मिल गया ना 12%। तो सेलिंग प्राइस हो गया 112, क्योंकि टैक्स जब भी लगता है तो सेलिंग प्राइस पे लगता है। सेलिंग प्राइस पर लगेगा कितना, 10% का टैक्स। तो 112 एक सेलिंग प्राइस है और इस पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 10% का मतलब 1/10 इतना देना पड़ेगा टैक्स। तो सेलिंग प्राइस आप प्लस में उसका टैक्स जब जोड़ देंगे तब टोटल रुपया देना होता है 1232। अब इतना यदि आप समझ रहे हैं तो यह 112x प्लस में 112x डिवाइड में आप 10 कर लीजिए, बटा 1 कर लीजिए, यहां से सेकंड में आंसर बन जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि यह आ जाएगा आपको रुपया 1232। ये 10 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा 10, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1120x आप प्लस में 112x बराबर रुपया कितना हो जाएगा 1232। बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो यह जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़िएगा तो 1120 में 112 कितना हो जाता है 1232x बराबर 12 3 2 और ये 10 से गुना हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1232 से 10 बार में काट सकते हैं इसको, तो x का मान आ जाएगा 10। तो समझ गए कि x का मान यदि 10 आ गया तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो 100 गुने 10 यानी कि 1000, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस, मतलब 1000 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। परफेक्ट आंसर इससे ऐसे बनता है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। टैक्स वाला प्रश्न में दुकानदार कितना में बेचना चाहता है और जब उसको फाइनल कर लिया कि हमको 112 में बेच देना है, तब उस पर से वो टैक्स लगाएगा, ऊपर से टैक्स, और तब जाके आपको देगा फाइनली इतना में। तो ऐसे हल कर लेंगे, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डियर देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 97 और यह प्रश्न है टाइम एंड वर्क से। बोलिए कि सर इतना लंबा प्रश्न है, सर समझेंगे या नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझ जाएंगे, हम समझाएंगे और आपको समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है, बशर्ते आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तो ही समझेंगे। देखिए प्रश्न में लिखा गया है एक लड़का एवं एक लड़की एक कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिनों में करते हैं। एक साथ 20 दिनों तक कार्य करने के पश्चात लड़का कार्य पर आना बंद कर दिया एवं लड़की बाकी बचे कार्य को आगामी 30 दिनों में पूरा करती है। यदि लड़के की जगह लड़की 20 दिनों के लिए काम बंद कर देती आना, तो कार्य बाकी बचे हुए हिस्सों को लड़का कितने दिनों में पूरा करेगा? इसमें कुछ नहीं, अगर किताब में इसका सोल्यूशन देखें तो इतना लंबा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बेसिक से दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक की सहायता से, सीधा समझिए कि देखिए प्रश्न का सीधा सीधा का नाम है कि लड़का लड़की मिलकर काम स्टार्ट करता है। एक कार्य को एक साथ मिलकर अगर लड़का लड़की काम स्टार्ट किया 30 दिन तक करेगा काम समाप्त। लेकिन होता क्या है कि एक साथ दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करेगा और लड़का कार्य छोड़ दिया, आना बंद करिए, मतलब लड़का कार्य छोड़ दिया, तो 20 दिन काम किया एक साथ, लड़का काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम लड़की आगामी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो काम बच गया वो 30 दिन में लड़की करेगी। अब ये बात उल्टा हो जाता है कि अगर लड़की आना बंद कर दिया तो लड़का बचा हुआ काम कितना दिन में करेगा, ये बताना। ऑप्शन भी आपके सामने। तो बोले कि सर बहुत झंझटिया लग रहा है, कोई झंझटिया नहीं। हम यह मान के चलते हैं कि लड़का एवं लड़की एक कार्य को साथ मिलकर 30 दिनों में करता है, तो यह मान के चलते हैं कि लड़का बी बॉयज प्लस गर्ल्स ये दोनों का क्षमता एक काम प्रतिदिन का है। यह मान के चलते हैं। लेट मान लीजिए कि लड़का और लड़की मिलकर एक काम डेली करता है, तो 30 दिन में यदि काम समाप्त कर देगा तो समझ आइए कि टोटल काम कितना हो गया 30। तो टोटल काम यहाँ से 30 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 30 दिन में काम समाप्त होता है। देखिए यही ना, टाइम लगता है कितना 30 डेज। शॉर्टकट में बोले तो टाइम 30 डेज लगता है काम समाप्त, इसीलिए टोटल वर्क जो होगा वह 30 काम हो जाएगा। क्या इतना बात आप नहीं समझे? एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक दिन में एक काम करता है और 30 दिन में काम समाप्त कर देगा, इसका मतलब 30 काम रहा होगा। तो टाइम 30 दिन, टोटल वर्क हो जाएगा 30 काम। बोला गया है एक साथ 20 दिन तक कार्य किया। अब देखिए ये बॉयज प्लस गर्ल्स मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलकर ये काम 20 डेज तक करा। तो आप हमें ये बताइए कि अगर 20 दिन तक यह काम करेगा तो काम बच कितना जाएगा? इसका क्षमता 1 है और 20 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लिया? 20 काम। और ये 20 काम कर लिया तो काम शेष कितना बचा? या इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, इसको एक लाइन में ऐसे लिखिए कि बॉयज प्लस गर्ल्स ये मिलकर किया 20 डेज तक वर्क, प्लस बोला गया कि लड़का कार्य पर आना बंद कर देता है। लड़का कार्य पर आना अगर बंद कर दिया
तो सिर्फ और सिर्फ अब बचेगी लड़की, और लड़की इस काम को करेगी कितना दिन तक, आगामी 30 दिन तक। तो लड़की करेगी लगातार 30 दिन तक, तो काम समाप्त हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 30 काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि बी और जी का क्षमता एक है, 20 दिन तक करेगा तो 1 गुने 20 प्लस में जी गुने 30 बराबर में कितना हो जाएगा 30। ये 20 गुने 1 20 हो जाएगा, यानी कि जी गुने 30 बराबर हो जाएगा 30 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो 10। तो यहाँ से जी का मान हो जाएगा 10/30, यानी कि 1/3। 1/3 आया, यह आ गया इसका क्षमता। 1/3 क्या आ गया, क्षमता। और आपको यह भी पता है कि हम जो माने थे ना, बॉयज प्लस गर्ल्स का क्षमता 1 माने थे, उसमें गर्ल्स का क्षमता 1/3 आ गया। तो बॉयज का क्षमता कितना होगा, 1 माइनस 1/3, क्योंकि इधर 1/3 रखे तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो 3 कम 3 में से गया 2/3 हो गया किसका, बॉयज की क्षमता। अब कहना है इसका कि यदि लड़के की जगह लड़की 20 दिनों के पश्चात काम पर आना बंद कर देती, तो लड़का बंद करे काम चाहे लड़की काम बंद करे। अगर दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलकर अगर 20 दिन तक काम को निभाया, अब अगर लड़की बंद कर देती है तो लड़का तो काम करेगा ही नहीं, करेगा और कितना दिन में करेगा ये पता नहीं है। हम यह मान के चलते हैं कि x दिन में काम पूरा करेगा तो काम हो जाएगा समाप्त। किस काम, अब देखिए कि बॉयज प्लस गर्ल्स इसका क्षमता 1 है, 20 दिन तक काम करेगा तो 20 काम। बॉयज की क्षमता हमको पता चल गया है 2/3, कितना दिन में कर रहा है तो x दिन में कर रहा है, काम तो समाप्त कर ही देगा किसी प्रकार से। 20 को उधर घटा देंगे ना तो 2/3 x बराबर हो जाएगा 10, और x का मान हो जाएगा 10। ये गुना में तिधरा का भाग में 2/3 पलट के 3/2 होगा, 2 × 10 यानी कितना देगा 15 दिन। मतलब लड़का जो काम करेगा 15 दिन में करके निपटा देगा, जब लड़की काम पे छोड़ देगी तब, काम छोड़ देगी तब। बोले कि सर इतना करना पड़ेगा जब हमको क्षमता गया तो, नहीं डियर इतना करने की कोई जरूरत नहीं, इससे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल और साधारण बात आप सोचते कि यह मान के चलिए, सिंपल साधारण बात कि जब लड़की काम छोड़ दिया तो 20 दिन तक तो साथ में किया है तो 20 काम तो कर ही दिया होगा, 10 काम छोड़ के जा रहा है लड़का के लिए, 10 काम छोड़ के जा रहा है लड़का के लिए, तो लड़का कितना दिन समय लेगा, तो समय बराबर होता है टोटल वर्क, जो बचा हुआ वर्क है यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ वर्क 10 है, और लड़का की क्षमता के बारे में बात करें 2/3 है, यानी कि 10 गुने ये 2/3 पलट के 3/2 देगा। फाइनली आप 15 दिन यहीं जैसे लिख सकते हैं। ये था बेसिक समझाने के लिए, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 98। देखिए प्रश्न संख्या 98 ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और बिहार पुलिस के लिए मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आपको मैं मैराथन लेकर आऊंगा बिहार पुलिस का मैथ्स का, जो पूरे 25 सेट्स में, पूरे 25 एग्जाम में तो जितना भी मैथ्स पूछा गया है सारे को हम टॉपिक वाइज करा देंगे। आपको ये वीडियो मंगलवार तक मिल जाएगी। अब देखिए लिखा गया कि एक कृषि योग्य खेत आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई 14 मीटर का है। खेत के किनारे पर एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा एवं 28 मीटर गहरा खोदा जाता है, एवं गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को खेत की बाकी क्षेत्र में समान रूप से फैला दिया जाता है। खेत का स्तर कितना बढ़ जाएगा, मतलब खेत कितना ऊंचा हो जाएगा। सिंपल साधारण बात, हम एक खेत बनाते हैं, ये आपका खेत है आयताकार, और इस खेत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 20 मीटर लंबा है। ये खेत कितना है 20 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा, और इस खेत के किनारे पर एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, एक गड्ढा खोदा जाएगा, और ये गड्ढा खोदा जाता है 6 मीटर लंबा। मान लेते कि ये गड्ढा खोद दिए, ये 6 मीटर लंबा गड्ढा है, 3 मीटर चौड़ा गड्ढा है, और गहराई की बात करें, गहराई को हम हाइट बोल सकते हैं, वो लिखा गया 2.5 मीटर, ये गहराई है। अब इसमें से मिट्टी निकाल लेना है, और मिट्टी निकाल करके जो गड्ढा के अलावा जो बच गया एरिया उसमें मिट्टी को फैला देना है। तो खेत का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो घबराइए नहीं, पहले तो यह पता कीजिए कि मिट्टी इसमें से निकलेगा कितना। तो यह आयताकार है, और आयताकार को जब हम गहरा तक खोदेंगे तो वह घनाभ टाइप का बन जाएगा। तो घनाभ का आयतन निकालना होगा तभी वो मिट्टी का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन देखिए, मिट्टी का आयतन अगर आप निकालेंगे तो मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ के आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ के आयतन, ठीक ना। तो यहाँ से निकलेगा आप मिट्टी की आयतन बोलूं तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। तो एल गुने बी गुने एच, एल का मान यहाँ पे 6 है, बी का मान 3 है, एच का मान यहाँ पे 5/2 दे सकते हैं, 2.5 का मतलब 5/2 दे सकते हैं, और ये 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 5 45, ये आ गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी तक तो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर कर दिया। इतना मिट्टी निकलेगा इससे बाहर। अब इसी मिट्टी को हम इसमें फैला देंगे, खेत की ऊंचाई कितना बढ़ेगा, तो यह बताना है आपको सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में बताना है तो घबराइए नहीं, जब मीटर में आएगा तो उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीख लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यही मिट्टी को आपको इसमें फैलाना है, तो इसमें भी तो एक आयतन होगा,
तो इस खेत का जो एरिया है, इसका रेस्ट एरिया, शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शेष क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 20 गुने 14 यानी कि 280 माइनस ये जो हम गड्ढा खोने इसका एरिया 36 18, तो 18 माइनस कर देंगे। 280 में से 18 घटाएंगे 262 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये मिट्टी इस पर बैठाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके आयतन के बराबर मिट्टी हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 45 मीटर स्क्वायर ये है बराबर बराबर 262 मीटर इसका क्षेत्रफल है, 262 मीटर। और गुना आपको करना है इसके हाइट से, इसके हाइट से गुना करेंगे क्योंकि ये तो एल गुने बी दिया गया है, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से आपको निकालना है हाइट, तो हाइट को इधर ही रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे आप, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी कितना है, ये भी 262 मीटर स्क्वायर। अब गुने एच, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे या गहराई कर देंगे तो ये आ जाएगा आयतन। एच को इधर आने दीजिए, इसको इधर ले आएंगे, यह 45 मीटर स्क्वायर डिवाइड 262 मीटर स्क्वायर ये गुने, और देखिए यहाँ पे एच मीटर ही दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो एच का मान आया, ये एच का मान तो मीटर में आ गया, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ एम बचेगा मीटर में, और इस मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, ताकि सेंटीमीटर में आंसर आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4500 डिवाइड में आ जाएगा 262। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो यह लगभग आ जाएगा आपको कितना, 17.17 कुछ जिसको हम बोल सकते हैं 17.18 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हल कर लेंगे, इतना करके तो आप समझ ही जाएंगे। जब इसको आप हल करेगा ना, देखिए 17 मरतबे तो लग जाएगा ना, 200 है, 17 दूना 34 और ये 60 से 17 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगभग 17 कुछ मरतबे लग जाता है। आंसर आ जाएगा 17.18 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 वाला। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न 99। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे, लाइव क्लासेस कराएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। प्रश्न में क्या लिखा गया है, बद्री को अपना स्कूटर 1700 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे स्कूटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कुछ नहीं है, 17,000 में जब यह बेचेगा 15% का हानि होगा तो 85% का मान, और इसको चाहिए 18% का लाभ, तो 118% से गुना, परसेंट से परसेंट का इससे इसको काटेगा ना तो ये 2012 में कटेगा। मल्टीप्लाई कीजिए ना डायरेक्ट, 118 को 2 से 236 पे 00 कहीं पे ऑप्शन पे होना चाहिए, और इसका ऑप्शन दिया गया है आगे। अरे बाप रे, इसका तो ऑप्शन ही कट गया। तो इसका जो सही आंसर होगा डियर, ये ऑप्शन कट गया, सॉरी, 23600 23,600 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बात आपको समझ में नहीं आया? 17,000 में बेचेगा, 15% का हानि, 100 में से 15 घटा देंगे 85% का मान, उसको 18% लाभ चाहिए तो 118 मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट का 85 दूना 170 00 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना बात समझ गए तो बस लास्ट, अरे सॉरी इसका आंसर यहाँ दिया गया है। इसका आंसर डियर अगला प्रश्न में दिया गया, इसमें आ गया। कितना है, 23,600 आता था ना, 23,600, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछले प्रश्न 99 का, ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में दिया गया है, लास्ट प्रश्न है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल बताना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। आप ये मत सोचिएगा कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 1 जोड़ देंगे, शेषफल आने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसका तो एलसीएम आपको निकालना ही है। जब इसका एलसीएम निकालेगा तो 3, 4, 6 निकाल के बताए थे, 3, 4, 6, 15 और 20। मुझे निकालेगा 3, 4 का 12, 12, 6 का 12, 12, 15 का 60, 60 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे पहले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है 999, इसमें 60 से कर देंगे डिवाइड। 60 है कम 60 घट के आएगा 39, घट के ये फिर 9 लिखेंगे, 6 7 42 ने 6 36 360 लगेगा, फिर ये 9 आएगा, ये आएगा 39। मतलब ये 999 में से 39 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ये जो संख्या है यह सबसे भाग लग जाएगा, लेकिन एक शेषफल आना चाहिए। तो शेषफल 1 आने की वजह से 1 इसमें जोड़ देते हैं ताकि डिवाइड करेंगे तो बार बार 1 आ जाएगा शेषफल। यह आ जाएगा 961। अब इस संख्या के अंकों का योगफल तो जोड़ लीजिए ना, 9 से 15 116, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। उम्मीद है कि बात क्लियर होगा। तो डियर मैथ्स में इतना ही था, बस 10 क्वेश्चन पे आपको मेहनत करना है, और मेरे साथ यदि आप मेहनत करते हैं तो गारंटी कि 10 में 10 नंबर आपको मैथ से आ जाएंगे, जो भी मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पढ़ाएंगे आपको सुबोध सर, इसमें दिया गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से डिटेल सोल्यूशन में आपको पढ़ाएंगे सुबोध सर। हिंदी और इंग्लिश की तैयारी
पियोन की जो क्लास हो रही है उससे भी आप कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुबोध सर से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह सामाजिक विज्ञान, वह प्रश्न संख्या 21 से शुरुआत होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज प्रख्यात थे। तो बताइए, ऑप्शन 4 गो है, ठीक है। तो इसमें है मणिपुर नृत्य के लिए, कथकली के लिए, ओडिसी नृत्य के लिए और कथक के लिए। तो हम आपको जो बता दें, बिरजू महाराज जो है वह कथक के लिए प्रसिद्ध थे। अगर इनका बचपन का नाम जाने, ठीक है, तो इनका जो बचपन का नाम जो था दुख हरण क्या नाम था? दुख हरण। और इनका एक अन्य नाम भी था, ठीक है, बिरजमोहन मिश्रा, ठीक है, बिरजमोहन मिश्रा। तो बिरजमोहन मिश्रा। अगर इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कहा? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनके अगर बात किया जाए पिताजी का नाम, तो इनका पिताजी का जो नाम था जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, ठीक है। तो यह किसके लिए थे? कथक के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा जो आंसर आएगा, भारत के क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि भारत रत्न का जो है पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो भारत रत्न पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। कब? 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार कब? 1954 में। सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी यानी कि राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि भारत के क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? निजी संपत्ति को परीक्षित रखना, जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण या मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन है कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? निजी संपत्ति को परीक्षित रखना, जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वह है शोषण पर क्या? नियंत्रण। अनुच्छेद 38 कह रहा है कि शोषण पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का मक्का कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता के आदमी में इतना दीवानगी है, किसके लिए? फुटबॉल के लिए। इसीलिए फुटबॉल का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोलकाता को। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह कि किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो इसका जो है 1911 में। कब? 1911 में जो है किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। और कहाँ किया था? तो दिल्ली दरबार में। कहाँ किया था? दिल्ली दरबार में यह ताज का ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहले हम देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो वह हुआ था 1930 में, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए, भारत छोड़ो
आंदोलन, तब भारत छोड़ो आंदोलन की अगर शुरुआत किया जाए हुआ था तो 1942 में। कब? 1942 में। आगे है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था कब आया था? तो 1946 में, ठीक है। और 1946 में इसका जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? तो इनका जो अध्यक्षता किए थे, यह इनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। तो बताइए कि क्रमशः क्या हो गया? 1930 में अवज्ञा सबने अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में आ गया भारत छोड़ो आंदोलन, और 1986 में जो आ गया कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है? सही है, क्या है कि क्रम मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो आप लोग जानते हैं कौन किया था? धर्मपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है, बताइएगा, संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि के वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति विवाह प्रथा। तो ऋग्वेद में जो था किसकी जानकारी नहीं था? तो यह जो कृषि के बारे में जानकारी नहीं था। चलिए, कह रहा है कि अब्दुल फजल ने लिखा था। तो अब्दुल फजल ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? रामदेव, तुलसीदास, कबीर और नामदेव। तो यह जो संतों में अगर भक्ति संतों की बात किया जाए तो सबसे सर्वाधिक जो उत्कृष्ट थे कौन? कबीर। इन्होंने कबीर पंथी भी लिखे थे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो परिस्थिति संतुलन में बाधा डालता है? वन महोत्सव। तो वन महोत्सव करेगा तो और तो अच्छा ही बात है, क्या है कि वन महोत्सव किया जाएगा तो वन के बारे में लोग अधिक जानकारी होंगे उनके। अगला करा कि वन रोपण। तो वन रोपण भी सही बात है, लेकिन यहाँ लकड़ी काटना और फोड़ में बोला है कि सामाजिक वानिकी। तो सब के सब जो है वन से बचाव से संबंधित है, लेकिन लकड़ी काटना यह वन को क्या कर रहा है? यानी कि यह जो है बाधा डालने का काम कर रहा है। कौन? तो लकड़ी काटना। तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी कृष्णमूर्ति और नेशनल मंडेला। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत रत्न का जो शुरुआत जो किया गया था, कब किया गया था शुरुआत? तो भारत रत्न का जो शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? 1954 में किया गया था, 1954 ईस्वी में। और सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, पहला व्यक्ति कौन थे? तो पहला व्यक्ति जो थे डॉक्टर सीवी यानी कि चक्रवर्ती सीवी गोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती रामगोपालचारी थे। चक्रवर्ती रामगोपालचारी। और इसी वर्ष में किनको? तो इसी वर्ष यानी कि 1954 में ही इनको दिया गया था। ठीक है, शिव राधा कृष्णन जी का। किनको? राधा कृष्णन जी को। ठीक है, जो भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। तो हमारा आंसर जो है क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन, क्योंकि रामगोपालचारी और इनको दोनों को दिया गया था पहला बार ही इसी वर्ष 1954 में ही। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में है नहीं रामगोपालचारी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? तो 1954 में किया गया था। ठीक है, और भारत रत्न के अगर पूछेगा कि भारत रत्न जो पुरस्कार है, ठीक है, 1954 में शुरुआत किया गया था, तो सबसे पहले दिया गया किनको? रामगोपालचारी को और राधा कृष्णन जी को। ठीक है, लेकिन अगर इसमें अगर और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि साल में जो होता है भारत रत्न मात्र 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक साल मात्र कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सन बैरेज परियोजना, गंडक। तो कोसी परियोजना जो सिर्फ क्या है? बिहार के लिए, लेकिन गंडक परियोजना जो है वह यूपी और बिहार दोनों के लिए। तो हमारा आंसर होगा 4 गंडक परियोजना। ठीक है, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है?
तो मैकमोहन लाइन, आप लोग जानते होंगे कि मैकमोहन जो लाइन है यानी कि रेखा है, किस किस दो राज्यों के बीच, किस दो देशों के बीच है? डुरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन? रेड क्लिफ लाइन रेखा है। डुरंड रेखा की बात किया जाए और मैकमोहन रेखा के, तो मैकमोहन रेखा जो है कौन है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, और डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चलिए तो यहाँ राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो 2006 में पूरे यात्रा किए थे समुद्र की। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। माइका खान पाया जाता है कहाँ? तो यह झारखंड में है। ठीक है, और यह अभ्रक उत्पादन करने में सबसे, और झारखंड के कौन सा जिला है? तो कोडरमा जिला। अभ्रक उत्पादन में भारत ये एक ऐसा देश है जहां पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है विश्व में, और कहीं देश में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा माइका खान पाया जाता है कहाँ? तो यह जो है झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है, और अभ्रक जो उत्पादन करता है मात्र भारत ही कर रहा है विश्व में। चलिए, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, ब्रिटिश की, आयरिश की, फ्रेंच के, अमेरिकन। तो यहाँ जो एनी बेसेंट थे, ठीक है, यह एनी बेसेंट कहाँ के थे? तो यह जो थे इंग्लैंड के थे। ठीक है, 1917 में। कब? 1917 में पहली बार यह कांग्रेस के क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। तो एनी बेसेंट मुद्रा कहाँ के नागरिक थी? ब्रिटेन के, और 1917 में यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए, क्या था? निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हो से संबंधित है? तो यह हमारा जो होगा संथाल का क्रांति 1855। सिंधु यानी कि सिंधु और कान्हो के द्वारा यह एक आदिवासी समुदाय से आते थे, और यह आदिवासी का सबसे बड़ा यह विद्रोह इंग्लैंड के खिलाफ था, और यह विद्रोह जो किया गया इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, इसीलिए इनको 3 जनवरी 1956 में इन दोनों व्यक्तियों को ब्रिटेन ने फांसी की सजा सुना देता है। ठीक है, यानी कि आवाज को इनको दबा दिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। इसी क्रांति का नाम था संथाल क्रांति। तो हमारा आंसर होगा कि क्वेश्चन करा विद्रोह सिंधु तथा कान्हो किससे संबंधित था? संथाल क्रांति से, जो 1855 में हुआ था। तो इनको क्या किया जाता है? इन दोनों को फांसी 3 जनवरी 1956 में दिया जाता है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखिए। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्न को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है, प्रश्न काल कहा जाता है, ध्यानार्थ कहा जाता है, शुभ का सत्य। तो जो प्रश्न किया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रश्न काल ही कहा जाता है क्या? और जो पहले जो आगे देखते हैं क्वेश्चन करा कि संसद के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन करा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के कार्यकारी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के, विधायिका के, लोकसभा के, न्यायपालिका के। तो यह जो होता है लोकसभा के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? तो यह राजा जो था वह राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, अगला करा है कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैप मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा से लिखी गई थी? तो वह कौन सा भाषा था? तो जर्मन भाषा था। ठीक है, हिटलर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीय पवन करा के ऑप्शन ए कि ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है।
बी कह रहा है कि दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तीसरा कह रहा है कभी अपनी दिशा नहीं बदलती है। चौथा है पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए भूमंडलीय पवन, तो यह भूमंडलीय पवन जो होता है, ठीक है, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। क्यों से समझिए, ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा, ऋतु जो बदलता है वह गति के अनुसार बदलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैनिक गति के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और 3 कह रहा है कि कभी अपनी दिशा नहीं बदलती है। ऐसा होगा कि कहीं ऋतु कहीं या जो भूमंडलीय पवन अपना दिशा जरूर बदलता है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 कह रहा है कि पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है। पर्वतीय ढलान जो है तो पर्वतीय है, तो वह दिशा ऊपर की ओर नहीं, तो यह जो दिशा ऊपर की ओर नहीं बहेगी, तो हमारा आंसर जो आएगा वह दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित किस स्थान पर नौ प्रस्तर युग और त्राम प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुआ है, तो चिरांद से। कहाँ से हुआ है, चिरांद से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित किस स्थान पर 9 प्रस्तर, इत हो गया 46वां। अब 47वां देखते हैं। अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है। तो यह जो जुड़ा हुआ है मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा बताइए, सफेद क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो वह दूध से। श्वेत क्रांति पूछे चाहे सफेद क्रांति, तक किससे है, दूध खाद्यान्न से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो सफेद क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो बी कुरियन होगा। कौन होगा, बी कुरियन। लेकिन अगर पूछ लेगा कि हरित क्रांति के भारत में कौन क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक भारत के पूछ दे तो एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन अगर विश्व के बारे में पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति कौन है, तो विश्व के हरित क्रांति का जनक विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक है, कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए यानी अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एम.एस. स्वामीनाथन क्या, तो हरित क्रांति के यानी कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। और पूछेगा कि भारत के श्वेत क्रांति का जनक बी कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध खाद्यान्न से। और यहाँ पर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, जो अमेरिका के रहने वाले थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमत्कार ग्रह है। आप लोग जानते होंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र। इसको बहुत सारा नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी के जुड़वा बहन। ठीक है, इसमें कोई उपग्रह नहीं होता है बुध और शुक्र में, तो शुक्र के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन करा है कि सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अनुमोदन जो करेगा कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा, विधानसभा के सदस्य के द्वारा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि विधानसभा में कौन, विधानसभा बिहार में अगर बात किया जाए स्पेशल, कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। अगर बिहार में पूछ देगा कि बताइए कि विधानसभा के कितना है, तो विधानसभा की बात किया जाए, बिहार में विधानसभा के, तो बिहार में विधानसभा के सदस्य की चर्चा की जाए
अगला क्वेश्चन है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? नॉर्वे के, स्वीडन के, डेनमार्क के, फिनलैंड के? तो यह फिनलैंड का होगा। ठीक है, 52वां नंबर क्वेश्चन देखिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है? तो आयुर्वेद में कर्म कांड और बलि का जो वर्णन है कौन है? आयुर्वेद में। संगीत का जननी, भारतीय संगीत का जननी किस वेद को कहा जाता है? आयुर्वेद के। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 53 नंबर कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? तो देश में अगर राजनीति की बात हो अब बिहार के बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले जो राजनीतिक वह बिहार से ही स्टार्ट होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ सबसे पहले जो हुआ था राजनीतिक आयोग का गठन कौन राज्य में हुआ था? बिहार में। बिहार में बच्चा बच्चा राजनीतिक जानता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चौवन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया, लेक सुपिरियल, कैप्रिसियन सागर? तो सबसे बड़ी झील जो विश्व के कौन है? कैप्रिसियन सागर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, डुरांड लाइन किस देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? भारत और चीन के, भारत और अफगानिस्तान के? तो डुरांड रेखा की बात किया जाए तो डुरांड रेखा जो है भारत और नहीं, डुरांड रेखा की बात किया जाए तो क्या है? ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, हम ऑप्शन लिख देते हैं। तो हमने ऑप्शन लिख दिया भारत और तिब्बत, और 4 में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हमारा आंसर कौन होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरांड रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 56, मानव विकास के संगठन कौन है? ऑप्शन है दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो मानव विकास जो है घटक वह किन के लिए? तो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन के लिए जो किया गया है। ठीक है, दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से आप लोग जानते होंगे किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा आजिम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? तो यह जो था औरंगजेब के पौता यानी कि शाहजादा आजिम, वह जो द्वितीय दिल्ली बनाने का जो प्रयास किया वह किन शहर को? तो पटना को बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 16 है। अगर बात किया जाए लोकसभा के बिहार में कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में कितना होगा? 40 सदस्यों की संख्या है। ठीक है, विधानसभा की अगर बात किया जाए बिहार में विधानसभा, तो विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या है 243। ठीक है, अगर विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद में बिहार के विधान परिषद, तो विधान परिषद में जो है सीटों की संख्या है 75। ठीक है, अगर बात किया जाए कि अनुमंडल बिहार में कितना है, तो अनुमंडल जो बिहार में है 101 है। अगर प्रमंडल की बात कर ली जाए तो प्रमंडल की बात की जाए तो वह 9 प्रमंडल है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन जो करा है मेरा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम है। ऑप्शन है कि भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। तो जो क्रम है ऑप्शन नंबर ए ही है, भागवत झा, आजाद, दूसरे थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा और तीसरा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और बाद में सबसे नीतीश कुमार, जो यह इसका सही क्रम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, चलिए तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं यह सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए यहाँ पर दुर्गापुर जो है वह दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, जो कि गलत दे रखा है, सही चुनना है। बोकारो की बात किया है तो बोकारो बिहार में नहीं, कहाँ है, झारखंड में है। और भिलाई जो है वह छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही है। और राउरकेला की बात किया है तो कर्नाटक में नहीं, कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भिलाई जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह जो था वह नगर पालिकाओं से संबंधित था, कितना, संविधान संशोधन 1992। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित या जीवती या जीवंती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, नागालैंड है, महाराष्ट्र है। तो यह जो होगा यह महाराष्ट्र में होगा। क्या कहाँ की जाती है, तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी। तो वह अकबर किया था। अकबर में 9 रत्न थे, आप लोग जानते हैं, ठीक है। समय का अभाव है तो हाल ही हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा की शुरुआत से है। तो लॉर्ड विलियम बेन, यहाँ पर जो हमारा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अस्थायी शासन व्यवस्था लागू किया था, ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। तो मौर्य वंश के बाद जो आया था कौन, नंद वंश आया था, आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 67 डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो महिला जो गोवा की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वह थी मृदुला सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कहा है कि महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, तो यह जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, 12 साल में एक बार। चलिए 69वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह जो हमारा होगा साविधिक चल निधि अनुपात। तो इस प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया वह साइंस से होगा, सामान्य ज्ञान से। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है, पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, उस हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है एवं गेंद 5 मीटर, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहते हैं तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल ज्ञात कीजिए।
तो जब भी आरोपित अगर बल की बात की जाए तो बल बराबर, यहाँ पर याद रखिएगा कि हमको जब भी न्यूमेरिकल रहे तो याद हमेशा रखिएगा कि क्या क्या हमको दे रखा है उसके हिसाब से। तो हमको मास दे रखा है, कितना दिया है मास, तो मास जो दिया हमको द्रव्यमान 200 ग्राम दिया, कितना दिया है 200 ग्राम दिया है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। तो प्रारंभिक यानी कि यू का मान जो हमारा दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में कहता है कि इसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है। जब हॉकी स्टिक से मारा जाता है तो वह गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से मुड़ जाती है। तो अंतिम जो वेग होगा हमारा कितना 5 मीटर पर सेकेंड से वह गेंद क्या होती है मुड़ जाती है। तो गेंद एवं हॉकी स्टिक 0 यानी कि गेंद और जब हॉकी स्टिक से मारा जाता है तो 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहता है। यानी कि समय जो ले लिया कितना ले लिया 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि एफ का मान बताइए, यानी कि एफ का मान वाट। तो देखिए यहाँ पर जो है सब है मीटर में किसमें है ग्राम में। तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे 100 से। तो 100 से जब भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। नहीं 100 से नहीं ग्राम में है, इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे तो कितना से 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा जो आ जाएगा किलो में तो 0.2 kg आ जाएगा, यानी कि मास हमारा आ जाएगा 0.2 kg। तो हम सब जानते हैं कि एफ यानी कि बल जो होता है क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहेंगे बल। तो यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो दर यानी कि समय, ठीक है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू, यानी कि अंतर और बटा में इसका दर। तो मास का मान बताइए कितना है 0.2, तो 0.2। भी का मान जो है कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ विपरीत है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भी का मान माइनस में, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में करा तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है -5। उसके बाद देखिए माइनस तो माइनस यू का मान देखिए, यू का मान कितना है 10, तो हम लिख लेंगे 10। समय जो दे रखा है कितना, तो समय है 0.2, समय कितना है 0.2, ठीक है। अब गुना कर लीजिए -5 से गुना करते हैं, ठीक है, यानी 0.2 गुने -5, फिर गुना करेंगे किसमें यानी कि 0.2 गुने कितना 10, लेकिन किस अब यहाँ पर देखिए अब बटा में कितना 0.2। आप जब गुना कीजिएगा तो 5 दूना कितना होगा 10, लेकिन 1 अंक के बाद तो -1 हो जाएगा। गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा 10 से 10 दूना 20, तो 10 दूना 20, लेकिन दशमलव कई अंक के बाद 1 अंक के बाद, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब बटा में कितना होगा 0.2, दशमलव के बाद यानी कि कोई जीरो का कोई वैल्यू नहीं आता है तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0.2 है तो इसको दशमलव उड़ाइएगा, ऊपर में कितना करना पड़ेगा दशमलव उड़ाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऊपर में 0 दीजिएगा, कितना देना पड़ेगा तो पहले 0 दीजिएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा -1 और -2, तो माइनस कितना हो जाएगा 3। हम 0 कहने का मतलब कितना 10 देंगे, दशमलव उड़ गया बटा में 2, तो 10 × 30, इसको अगर काट दीजिएगा तो 10 × 30 यानी कि 2 से काटिएगा तो 30, तो कितना 15, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा -15। तो -15 क्या दर्शाता है कि विपरीत दिशा में पश्चिम दिशा में जाएगा, तो हमारा जो बल काम करेगा 15 न्यूटन बल काम करेगा। कितना करेगा 15 न्यूटन बल काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान बताइए। त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या होता है बराबर। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो हो जाएगा हमारा मास बटे इसका त्रिज्या के स्क्वायर। अगला है कि हवा में प्रकाश का वेग इतना है तो कांच में इतना। तो बताओ यानी अपवर्तनांक जो होता है
प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम के चाल को हम क्या कहते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ में तो दे रखा है, देखिए 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 काट देंगे और 3/2, जब 2 से 3 में भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/2 ऑप्शन में नहीं है तो कितना हो जाएगा, इसका भाग दीजिए। अगर 2 से अगर 3 में भाग दीजिएगा तो 2 इकाई 2, यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0.0 तो 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अपूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है, तो म्यू से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो पदार्थ ए एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ ए टू बी बनाते हैं, तो 2a + b यानी कि समीकरण जो है दिया है ए टू बी प्रतिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि ए टू बी जो है ना पदार्थ ए और बी के गुण को दर्शाता है, मतलब ए टू बी जो है पदार्थ के गुण। इसमें क्या पता चला कि पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण का पता चलेगा जब स्पष्ट रूप से कोई पदार्थ का नाम दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए टू बी एक यौगिक नहीं है। अरे भाई हम जानते हैं कि जब अकेला रहता है कोई तत्व, कोई अकेला रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। लेकिन जैसे अगर ए और बी है तो दो यहाँ तत्व हो जाएगा, ये तो यौगिक होगा। तो कह रहा है कि यौगिक नहीं है, जो बिल्कुल गलत है, यौगिक ही है, ए टू बी यौगिक है। आगे कह रहा है कि ए टू बी एक तत्व है, बताइए ये तत्व है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बचा बी, ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि इसकी निश्चित संरचना हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ होता है। 1 मोल, देखिए अगर CO2 की बात किया जाए तो C को अलग कर लीजिए आप, O2 को अलग। तो बताइए कि C का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। O ऑक्सीजन का कितना 8, लेकिन 16 होता है, सॉरी कितना होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो इसलिए 2 से गुना, तो 16 दूना 32, तो 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो 44 ग्राम। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मोल, 1 मोल बराबर चाहे 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर जो होता है 0.622 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करा कि 44 ग्राम, तो CO2 का 44 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.02 होता है, यह भी सही है। अगर लीटर में बात किया जाए कि मोल के 1 मोल बराबर लीटर में बात किया जाए 1 मोल बराबर, तो लीटर में अगर पूछेगा तो हमारा क्या होगा 22.4 लीटर। तो यह भी हमारा आंसर सही है। तो आंसर जो होगा कौन होगा हमारा, उपयुक्त में सब क्या है सही है। तो आंसर नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का निम्न चित्र को दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो संयोजकता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, संयोजकता जो ज्ञात किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के जो कक्षा है, ठीक है, सब सेल का जो कक्षा होता है उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है, संयोजकता। तो इसमें फिगर में दीजिए, देखिए यहाँ पहला जो है, पहला में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, दूसरा में कितना है 8। और सबसे बाहर में देखिए तो क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है स्थित, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता हमारा कितना हो जाएगा 3। एक बात समझ लीजिए, अगर पूछेगा कि बताइए कौन सा तत्व होता, अगर तत्व की बात करता तो हम आराम से गिन लेंगे 8 2 10 7 3 13, यानी अगर तत्व पूछता तो क्या हो जाता है, एल्युमिनियम तत्व। क्या हो जाता, एल्युमिनियम। लेकिन एक बात आप लोग जानते होंगे कि संयोजकता यह भी होता है कि जो 2 8 जो लिखा, यह अपबाहु का नियम है। कौन नियम है, अपबाहु का नियम। अपबाहु का नियम जो था 2n²। कहने का मतलब है कि 2 अगर n का स्थान पर 1 रखेंगे तो पहला जो कक्षा में अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर हम n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 दूना 8। तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर हम n का स्थान पर 3 रखें तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 दूना 18। तो तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 8। तो यही अपबाहु का नियम था। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसके 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता भी क्या होगा 3 होगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4
अगर 4 तकला बाहत्तम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा, बाहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और इसका संयोजकता भी इतना ही रहेगा, 1 2 3 4 है तो संयोजकता 4 ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 बाहत्तम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन रहे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे, 7 इलेक्ट्रॉन रहे, तो यह तत्व क्या होगा? अधातु होगा। यह तत्व क्या होगा? अधातु। यह बात, लेकिन अगर इसका संयोजकता पूछेगा कि अगर बाहत्तम कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, तो इसका संयोजकता जो होगा उल्टा होगा, क्योंकि अष्टक का नियम कहता है इसमें कम से कम 3 होगा तभी अष्टक का नियम पूरा होगा। ठीक है, तो जिसके बाहत्तम कक्ष में अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसका संयोजकता कितना होगा? 3 हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, 6 रहेगा तो उसका संयोजकता 2 होगा, 7 रहेगा तो उसका संयोजकता 1 होगा। अगर किसी के बाहत्तम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह कैल्शियम क्लोराइड और क्या बनता है? जल बनाता है। तो यह हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का 10 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का 10 ग्राम, अमोनिया का 5 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम कहने का मतलब हुआ कि हम सब जानते हैं अणुओं की संख्या या एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन में अणु न्यूट्रॉन्स नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 ग्राम जो होगा ना, इस सब के कार्बन से संख्या से इसका क्या होगा? अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कि वर्धांत व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो जो वर्धानता से जो रोग से ग्रसित व्यक्ति रहते हैं, इसको जन्मजात बीमारी भी कहिए या कलर ब्लाइंडनेस, तो वह प्राथमिक रंग को नहीं पहचान पाता है। तो प्राथमिक रंग जो होता है कौन होता है? हरा, नीला और लाल। ये तीनों रंग को पहचान नहीं सकता है कौन? जिसको वर्धजानता रोग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं कौन है? हरा और नीला। तो हरा और नीला क्या होगा? यह पहचान नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिएगा सिंपल में, हरा और नीला के साथ साथ लाल भी, क्योंकि लाल का भी वह नहीं पहचान कर पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हरा, नीला और लाल को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी यानी कि एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबे कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? ठीक है, तो लॉन्ग जंप के लिए इसीलिए दौड़ता है क्योंकि उसका जो होगा ना जड़त्व क्या होगा? गति का जड़त्व, जड़त्व के कारण क्या होगा? जितना वह पीछे जाएगा उतना ही लंबी छलांग लगाएगा। तो यह जड़त्व के कारण होगा। आप लोग जानते होंगे कि जड़त्व का जो है नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, और जड़त्व के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो गति के, न्यूटन के गति के प्रथम नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? एंड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पेनक्रियास। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें से तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से सभी। तो यह जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो न्यूटन के तीसरा नियम या संवेग संरक्षण के, वेग के संवेग संरक्षण पर भी कार्य करता है। कौन? रॉकेट का उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण
यानी पर बिजली से मूल मम्मा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है स्वर्ण क्लोराइड, स्वर्ण नाइट्रेट, स्वर्ण सल्फेट, पोटेशियम और नेट। तो होना चाहिए पोटेशियम और साइनाइड के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या इसी को बेंजोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो चींटियों में या बिच्छी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है, यानी कि एक बाल्टी पानी को क्या किया जाए? झुलाया जाए, तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है। तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, तो उस समय वेग कितना होगा? ऑप्शन करा कि बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे नहीं। अगर पानी को अगर झोलिएगा, ठीक है, तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, न कि नीचे की ओर आएगा। तो यह नीचे तो होना कदापि सही नहीं है। अगर पानी के अगर आप हिलाइएगा तो वह पानी जो गमन करेगा वह ऊपर की ओर करेगा। ठीक है, यहाँ करा नीचे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, हाँ, तो कुछ न्यूनतम कपाट के क्या होगा? जो दिखाने वाला पानी जो नीचा था, लेकिन वह दिखेगा क्या? कुछ झोलिएगा तो वह ऊपर दिखाई देगा। तीसरा अगर बात क्या है कि बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम, अरे कुछ न्यूनतम है, यह थोड़ा सा न्यूनतम से कुछ ऊपर दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो सभी में पाया, लार्वा के अलावा ये जो है, ठीक है, इसमें ईल मछली में जो होता है। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुक में पाया जाता है। तो ये ईल मछली में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो निकालते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या आप प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के, तो आराम से सिंपल है, जोड़ लीजिए। 19 और 20 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 9 के 9 दुआ 1 3, यानी कि 39। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है? फिर से समझिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज, जो तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में जिस बीज से अगर तेल निकाला जाता है, ठीक है, जो भंडारित रहता है वह लंबे समय तक किस में भंडारित रहेगा? तो यह जो रहेगा प्रति ऑक्सीकारक के रूप में अधिक दिनों तक भंडारित रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अंतिमा क्वेश्चन है इस सेट का कि पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो यह जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रयोग करके उस पानी को, कठोरता को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है।